हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स बताऊंगा जो कि हमारा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि स्विच गियर होता क्या है और प्रोटेक्शन हम लोग क्यों पढ़ते हैं। देखिए, पावर सिस्टम को जो है बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है हमारे यहाँ पे जनरेशन, ठीक है। यानी जनरेशन उस स्टेशन को बोलते हैं जहाँ पे हम लोग बिजली जनरेट करते हैं। और इंडिया में आपको पता है कि जो बिजली जनरेशन होता है ये मैक्सिमम 11 केवी तक के वोल्टेज को ही हम लोग जनरेट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे 11 केवी जो जनरेट होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर, ठीक है। और इसको स्टेप अप करके हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की मदद से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक भेजते हैं, ठीक है। तो ये दूसरे नंबर पे आ गया हमारे यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए, जब हमारे यहाँ से ट्रांसमिशन लाइन की मदद से बिजली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो वोल्टेज है यहाँ पे ये बहुत ही हाई वोल्टेज होता है, तो हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हमारा इंडस्ट्रियल लोड हो गया, इन इंडस्ट्रियल में सप्लाई करेंगे, या फिर जो हम लोग का होम या फिर रेसिडेंशियल एरिया वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमारा ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद जो है बिजली हमारे घर तक पहुंच गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे यानी खर्च करेंगे। तो इस बेसिस पे हमारा क्या हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया। और यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे, यानी बिजली का यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो हम लोग सिंपल फैन यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं या फिर फ्रिज यूज करते हैं, यानी जितना भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस है उसको यूज करते हैं, जिसके कारण हमारा बिजली का यूटिलाइजेशन होता है यानी खपत होता है। उसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे हीटिंग हो गया या फिर वेल्डिंग हो गया या फिर हमारा जो भी मोटर है, जितना बड़ा बड़ा मोटर है सब में सप्लाई जा रहा है, तो उस तरह से हमारा क्या होगा, बिजली का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, जनरेशन से लेकर के यूटिलाइजेशन तक का जो सिस्टम है हमारा ये काफी ज्यादा बड़ा बन गया है, यानी ये बहुत ही बड़ा हम लोग का सिस्टम है। तो इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करना काफी जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम इस सिस्टम को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मान लीजिए कहीं पे भी फॉल्ट आ गया, किसी भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया, तो हमारा जो यहाँ पे बिजली का जो सप्लाई है ये क्या होगा, रुक जाएगा, यानी कंटिन्यूटी इसका स्टॉप हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग का प्रोटेक्शन काफी जरूरी है, इसीलिए हमारा जो 5वां पार्ट है पावर सिस्टम का ये है हमारा प्रोटेक्शन, ठीक है। अब देखिए, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। प्रोटेक्शन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्विच गियर, ठीक है। और स्विच गियर हमारा कुछ नहीं है, इसके अंदर जितना भी है हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया, उसके बाद स्विचेस हो गया, फ्यूज हो गया, ये सब जितना भी है सारा चीज हमारा स्विच गियर के अंदर आता है। अब देखिए, यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे सिस्टम के अंदर कभी भी शॉर्ट सर्किट हुआ तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है हाई करंट, यानी फ्लो ऑफ हाई करंट, ठीक है। तो हमारे सिस्टम के अंदर काफी हाई करंट फ्लो होगा। तो हाई करंट फ्लो होने के कारण क्या होगा कि जितना भी हमारे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया या फिर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटी से ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा, तो उसके कारण हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉल्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो इस फॉल्ट के कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अनस्टेबल भी हो सकता है, नहीं तो फिर अगर हमारा ट्रांसफार्मर से ब्लास्ट हो गया या फिर जल गया तो फिर हमारा पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, ठप हो जाएगा और बिजली जो सप्लाई हो रहा है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोटेक्शन। और प्रोटेक्शन का बेसिकली काम होता है कि हमारा जो सप्लाई है, यानी जो बिजली का सप्लाई है, इसका कंटिन्यूटी हमेशा बने रहे, ठीक है। अब देखिए, हमारे पावर सिस्टम के अंदर जब फॉल्ट आता है तो बेसिकली हमारा दो तरह का फॉल्ट होता है ओवरहेड लाइंस में, ठीक है। मैं यहाँ पे ओवरहेड लाइंस लेके चल रहा हूँ। पहला है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखिए, सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा दो फॉल्ट आता है। सबसे पहला है हमारा ट्रिपल एल फॉल्ट, ठीक है। ट्रिपल एल फॉल्ट का मतलब, ये मान लीजिए हमारा 3 फेज है, ये आर, वाई और बी, ठीक है। अगर ये तीनों जो है आपस में शॉर्ट कर जाता है, यानी आपस में टच हो जाता है तीनों फेज, तो इस फॉल्ट को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट, और ये फॉल्ट कहलाएगा हमारा ट्रिपल एल, यानी लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये फॉल्ट जो होता है हमारा बहुत ही डेंजर फॉल्ट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि सबसे डेंजर कौन सा फॉल्ट होता है तो वो हमारा ट्रिपल एल फॉल्ट होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो इसके अंदर फॉल्ट आता है ये हमारा एल एल जी, यानी 3 लाइन हमारा शॉर्ट होगा फिर ग्राउंड हो जाएगा। अब इसका डायग्राम देखिए, ये मान लिया हमारा 3 फेज है, यहाँ पे कुछ इस तरह समझिए, मान लिया 3 फेज है हमारा आर वाई और बी। ये पहले आपस में शॉर्ट होगा, ठीक है, यानी आपस में शॉर्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर ये तीनों क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सिमेट्रिकल फॉल्ट है। उसके बाद देखिए हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, तो एसिमेट्रिकल फॉल्ट में हमारा बेसिकली 4 फॉल्ट आता है। सबसे पहला है एल जी, यानी ये लाइन है आर वाई बी। अब इसमें से मान लीजिए हमारा एक जो वायर है, यानी एक फेज जो है ये ग्राउंड से टच हो गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग एल जी फॉल्ट। और ये ऐसा कैसे होगा, मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन इधर से जा रहा है, ठीक है, और बीच में कहीं पे पेड़ आ गया, ठीक है। अब ये पेड़ क्या हो रहा है, यहाँ से टच हो रहा है इस पेड़ में, तो पेड़ हमारा क्या ग्राउंड है, यानी जमीन से टच हो रखा है, ऐसा जड़ ये सब। तो इसमें अगर फेज यहाँ पे टच होगा तो ये क्या होगा, सीधे ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। तो इस फॉल्ट को बोलते हैं हम लोग एल जी, यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। दूसरा इसके अंदर फॉल्ट आता है हमारा, ये है एल एल, यानी लाइन टू लाइन। कहने का मतलब ये मान लीजिए हमारा 3 फेज है, ठीक है, आर वाई बी, और ये 2 फेज में अगर ये टच हो जाता है तो ये हमारा क्या लाएगा, लाइन टू लाइन फॉल्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा एल एल जी, यानी लाइन टू लाइन ग्राउंड, यानी ये 2 फेज पहले से शॉर्ट था, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, यानी ये दोनों फेज शॉर्ट होकर के ग्राउंड हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है। उसके बाद आता है हमारा ये हमारा एल एल, उसके बाद फिर ये जी। ये दोनों सेम लग रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझिए कैसे डिफरेंट है, यहाँ पे डायग्राम से आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए हमारा 3 फेज है, ठीक है, आर वाई बी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये दोनों जो फेज है हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो हमारा लास्ट वाला है ये क्या होगा, ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉल्ट है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो बेसिकली एसिमेट्रिकल फॉल्ट में, सॉरी, ये सिमेट्रिकल फॉल्ट है, आई मीन एसिमेट्रिकल फॉल्ट है, ठीक ना। यानी एसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर हमारा 4 फॉल्ट आता है जो भी मैंने डिस्कस किया, और सिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर हमारा 2 फॉल्ट आता है। अब देखिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि पावर सिस्टम में सबसे ज्यादा कौन सा फॉल्ट अकर होता है, तो सबसे ज्यादा फॉल्ट जो अकर होता है ये होता है हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट, ठीक है। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है ये हमारा बहुत ही रेयर केस के अंदर आता है, बहुत ही रेयर वैसा सिचुएशन होगा तभी ये फॉल्ट अकर होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है। अब देखिए, अब सिस्टम में फॉल्ट अकर होगा तो उसके कारण क्या क्या होगा, यानी हमारे सिस्टम पे क्या क्या असर पड़ता है, तो ये देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए कि एसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है सबसे ज्यादा क्यों होता है हमारे पावर सिस्टम के अंदर। देखिए, एसिमेट्रिकल फॉल्ट के अंदर हमारा बेसिकली 4 फॉल्ट आता है, मैंने अभी बताया आपको। सबसे पहला था हमारा एल जी। मान लीजिए हमारा वायर है, 3 फेज वायर जा रहा है, यानी ट्रांसमिशन लाइन है हमारा आर वाई बी। अब मान लीजिए गलती से ये जो है बीच में हमें यहाँ पे एक पेड़ मिल गया, ठीक है, यानी ये तार जो है हमारा एक पेड़ से टच हो गया। तो अभी मैंने बताया जैसे ही पेड़ से टच होगा तो क्या होगा, हमारा ये ग्राउंडेड हो जाएगा। तो इस फॉल्ट को बोलेंगे एल जी फॉल्ट, ठीक है। ये तो हमारा कॉमन फॉल्ट है, ऐसा हो सकता है सिस्टम के अंदर। उसके बाद मान लीजिए हमारे 3 फेज है, एक फेज टूट गया, टूट के नीचे ग्राउंड में टच हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक तरह से एल जी फॉल्ट होगा। तो ये भी हमारे सिस्टम में हो सकता है। यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट का होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है हमारे पावर सिस्टम के अंदर एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल फॉल्ट। यानी सिमेट्रिकल फॉल्ट हमारा कभी कभी ही होगा, लेकिन एसिमेट्रिकल फॉल्ट सबसे ज़्यादा होता है। और भी देखते हैं, बी था हमारा एल एल, यानी 2 फेज हमारा, ये दोनों आपस में शॉर्ट हो सकता है। क्यों होगा, मान लीजिए अगर हमारा एटमॉस्फेयर जो है, आई मीन हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ही डिस्टर्ब है, यानी आंधी तूफान ये सब आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, ये हवा के कारण हिलेगा तो स्विंग होगा, तो स्विंग होने के कारण क्या होगा, इसमें टच होने का चांसेस होता है, ठीक है। या फिर हमारा मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, पेड़ दोनों वायर में टच हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों शॉर्ट हो जाएगा, उसका ग्राउंड हो जाएगा, तो ये भी हमारा क्या होगा, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है। तो इस बेसिस से हमारा एसिमेट्रिकल फॉल्ट जो है पावर सिस्टम में बहुत ही अधिक होता है एज कम्पेयर टू सिमेट्रिकल फॉल्ट। अब देखिए, अब हमारे सिस्टम में जैसी फॉल्ट होगा तो उसके कारण क्या क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहला है हमारा यहाँ पे ओवर करंट, ठीक है। यानी अगर हमारे सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर करंट होगा, यानी करंट का वैल्यू बहुत ही हाई होगा। और आपको पता है कि शॉर्ट सर्किट में हमारा हाई करंट फ्लो होता है किसी भी सिस्टम के अंदर। अब शॉर्ट सर्किट के अंदर हमेशा हाई करंट ही क्यों फ्लो होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारा 3 फेज है, ये आर है, ये वाई है और ये बी है।
हर एक फेज में ये जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है करंट का या फिर वोल्टेज का, जो भी कहिए। तो हर एक वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ पे शॉर्ट हुआ, मान लीजिए ये जो दो फेज है आर और वाई आपस में क्या होगा, टच हो गया, यानी ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट कर गया। तो शॉर्ट जैसी करता है तो इस सिचुएशन में क्या होता है, आपको पता होगा करंट जो है हमेशा फ्लो होने के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह सिस्टम होगा, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो इस दोनों वायर का जो रेजिस्टेंस है ये अप्रॉक्स बहुत ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है। मिनिमम होगा यानी मैं यहाँ पे जीरो मान के चलता हूँ, मान लीजिए हमारा ये दोनों वायर का रेजिस्टेंस जो है जीरो हो गया, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा I इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है, यानी वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हमारा रेजिस्टेंस का वैल्यू जीरो होगा, यानी समथिंग बाय जीरो इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी इस बेसिस पे हमारे यहाँ पे करंट क्या होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। मान लीजिए वोल्टेज हमारे यहाँ पे 10 वोल्ट था, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मान लीजिए वोल्टेज पहले हमारा 10 वोल्ट था, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे जीरो हो गया, तो समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इस बेसिस से हमारा करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही हाई हो जाता है, ठीक है। तो इस बेसिस से शॉर्ट सर्किट में हमेशा करंट जो है बहुत ही हैवी फ्लो होता है। अब देखिए और क्या फॉल्ट होगा, और देखिए यहाँ पे लीकेज करंट होगा। लीकेज करंट कैसे होगा, लीकेज करंट जैसे हमारा कोरोना आता है ट्रांसमिशन लाइन में, तो कोरोना में क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर के बाहर में जो एयर है इसको क्या होता है, आयोनाइज्ड कर देता है। आयोनाइज्ड करता है तो क्या होता है, ये हमारा एक तरह से लॉसेस है, यानी ये करंट कंडक्टर में ना फ्लो होकर के बाहरी एरिया में से फ्लो होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कोरोना लॉस, यानी हमारा करंट क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, यानी बाहर बाहर फैल रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग लीकेज, ठीक है, यानी लीकेज ऑफ करंट। उसके बाद हो गया हमारा ओवरलोड हो गया। ओवरलोड कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक अल्टरनेटर है, ठीक है, और ये जनरेट कर रहा है 11 kV। अब यहाँ से क्या है कि हमारा एक बस बार है, यानी 3 फेज बस बार है, ठीक है, RYB। अब मान लीजिए ये जनरेट कर रहा सिर्फ 11 kV, लेकिन हमने लोड लगा दी 11 kV से ज़्यादा, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा अल्टरनेटर ओवरलोड हो गया। तो ये भी क्या है, हमारा एक तरह का फॉल्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और सिचुएशन आता है हमारे सिस्टम के अंदर, ये है रिवर्स पावर सप्लाई। रिवर्स पावर सप्लाई का मतलब हुआ कि ये मान लीजिए हमारा अल्टरनेटर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है 11 kV सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे लोड लगा हुआ है, मान लीजिए मोटर का एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए एक हमारा डीसी मोटर है, ठीक है, और यहाँ से इसका जस्ट अपोजिट में एक बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, और यहाँ से हम लोग दे रहे हैं सोर्स, यानी डीसी सप्लाई दे रहे हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा डीसी सप्लाई यानी जो सप्लाई वोल्टेज है ये है 200 वोल्ट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में वोल्टेज जो है यानी करंट का जो डायरेक्शन होगा इस साइड में होगा, और ईबी का कुछ वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे हमारा है अभी 150 वोल्ट, ठीक है। तो नेट वोल्टेज क्या बचेगा इसमें, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50 वोल्ट, यानी इधर जो है हमारा 50 वोल्ट सप्लाई जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा ईबी बड़ा हो जाएगा, यानी ईबी इज ग्रेटर देन सप्लाई वोल्टेज, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे जो करंट का डायरेक्शन है ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, जैसा हमारा रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसको जाना था इस साइड में, लेकिन अब ये जा रहा है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं हम लोग रिवर्स पावर सप्लाई। और ये ज़्यादातर जो होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम के अंदर होता है, यानी ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। तो फॉल्ट होने के कारण, यानी सिस्टम के अंदर जब फॉल्ट आता है तो हमारा बेसिकली चार सिस्टम के अंदर चार रीज़न होता है, यानी चार चीज़ होगा हमारे सिस्टम के अंदर जब भी फॉल्ट होगा। सबसे पहला अभी मैंने बताया कि ओवर करंट, यानी करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, जब हमारा शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। दूसरा था हमारा लीकेज करंट। लीकेज करंट किसके कारण होगा, ये होगा हमारा कोरोना के कारण, ठीक है, यानी कोरोना इफेक्ट। और भी बहुत कुछ है इसमें, तो अभी मैं यहाँ पे जो जो आप समझे हुए हैं उसी को मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। उसके बाद हमारा आता है ओवरलोड। ओवरलोड अभी मैंने समझाया कि जब अल्टरनेटर जो है बिजली जनरेट कर रहा है 11 kV, लेकिन यहाँ पे हम लोग लोड 11 kV से ज़्यादा लगाएंगे तो हमारा सिस्टम क्या ओवरलोड हो गया। ओवरलोड हो गया यानी हमारा जो अल्टरनेटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ आर्मेचर करंट ड्रॉप करेगा, तो वो एक तरह से हीट करेगा वाइंडिंग को। हीट करने के कारण क्या होगा, हमारा अल्टरनेटर जल जाएगा। तो ओवरलोड के कारण हमारा इस तरह से होगा सिचुएशन। उसके बाद चौथा जो है हमारा यहाँ पे ये है अनबैलेंस, ठीक है। अनबैलेंस कैसे होगा ये देखिए, ये समझते हैं। अभी मैंने आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट बताया, यानी 3 फेज सिस्टम के अंदर जो भी हमारा ओवरहेड लाइन है,
ये हमारा 3 फेज सिस्टम था RYB। अब इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट होगा, यानी पहले ये बैलेंस है, कहने का मतलब हर एक फेज में हमारा कांस्टेंट वोल्टेज है। मान लीजिए इसमें भी 200 वोल्ट है, इसमें भी हमारा 200 वोल्ट है, यानी तीनों फेज में 200 200 वोल्टेज है। अब जैसे ही फॉल्ट आता है सिस्टम के अंदर, तो हमारा ये क्या है, वोल्टेज जो है चेंज हो जाएगा, यानी अनबैलेंस हो जाएगा पूरा पूरा सिस्टम। तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस, ठीक है, यानी अनबैलेंस सिस्टम। और ये हमारा सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल फॉल्ट होने के कारण होता है। उसके बाद देखिए हमारा जो पांचवा था, ये था हमारा रिवर्स पावर सप्लाई। ये कैसे होता है, ये अभी मैंने समझाया आपको। तो हमारे सिस्टम के अंदर जब फॉल्ट आता है तो ये 5 जो है कंडीशन आता है, ठीक है, यानी इन पांचों में से कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और प्रोटेक्शन करेंगे हम लोग किसके थ्रू, तो हम लोग स्विच गियर के थ्रू, ठीक है ना, स्विच गियर की मदद से। और स्विच गियर में हमारा सबसे पहला है सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो कि मैं इस वीडियो में बहुत ही डीपली बताऊंगा। उसके बाद हमारा सीटी हो गया, पीटी हो गया, रिले हो गया, ये सब सारा मैं इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दूंगा। अब देखते हैं, अब तक आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्रोटेक्शन हम लोग क्यों करते हैं और प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में बेसिकली हमारा दो तरह का प्रोटेक्शन आता है। सबसे पहला यहाँ पे हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन, ठीक है, और दूसरा है हमारा यहाँ पे बैकअप प्रोटेक्शन। और बैकअप प्रोटेक्शन का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम जो हो बहुत ही टिकाऊ हो, यानी कभी भी हमारा सिस्टम फेल ना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो दो प्रोटेक्शन यूज करते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए ये हमारा एक सिस्टम है, अल्टरनेटर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और ये यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा 11 kV बिजली जनरेट हो रहा है, यहाँ पे स्टेप डाउन कर रहा है, यहाँ पे लोड लगा रहा है। मान लीजिए कहीं पे भी हमारा फॉल्ट है, यानी इस ट्रांसफार्मर के बीच में फॉल्ट आया, फिर अल्टरनेटर में हमारा फॉल्ट आया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में सबसे पहला जो है प्राइमरी प्रोटेक्शन का काम होता है कि फॉल्ट को क्लियर कर दे, यानी प्राइमरी प्रोटेक्शन सबसे पहले फॉल्ट क्लियर करेगा। लेकिन बाय द वे मान लीजिए हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन किसी भी रीजन के कारण फेल हो गया, यानी ये फॉल्ट को क्लियर नहीं कर पाया, तो इस सिचुएशन में अगर हम लोग एक और प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे साथ में, तो हमारा क्या होगा, सिस्टम जो है खराब हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है, जो भी हमारा जो डिवाइस है, एप्लियंस है, या फिर हमारा अल्टरनेटर खराब हो जाएगा, नहीं तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा, नहीं तो जो लोड में हम लोग कनेक्ट किए हुए हैं, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, जो भी है वो खराब हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अलग से प्रोटेक्शन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैकअप प्रोटेक्शन, ठीक है। और ये तभी काम करेगा जब हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन फेल हो जाता है, तो उसके जगह हमारा बैकअप प्रोटेक्शन उसका जो काम है वो करता है, ठीक है। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए ये हमारा एक अल्टरनेटर है और ये दूसरा अल्टरनेटर है और ये हमारा तीसरा अल्टरनेटर है, तो इन तीनों अल्टरनेटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करके यूज करते हैं, ताकि हमारा सिस्टम का जो सप्लाई है ये हमेशा कंटिन्यूटी इसका बना रहे, यानी हमारा सप्लाई कभी भी बंद ना हो, यानी ठप ना हो, ठीक है। तो उसी बेसिस पे हम लोग यहाँ पे प्रोटेक्शन में भी क्या करते हैं, दो दो प्रोटेक्शन यूज करते हैं, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा जो है हमारा काम करते रहे। या फिर एक प्रोटेक्शन जो है हमारा कुछ भी बोलिए, सर्विसिंग के लिए गया हो या फिर कोई भी फॉल्ट आ गया हो जिसके कारण बहुत दिन से काम नहीं कर रहा, तो उस सिचुएशन में लोग क्या करते हैं, बैकअप प्रोटेक्शन यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन में हम लोग दो दो प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी सिस्टम में, ताकि हमारा सिस्टम जो हो काफी ज्यादा टिकाऊ हो, ठीक है, यानी रिलायबिलिटी हो। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी मैंने बताया था कि स्विच गियर यूज करते हैं हम लोग। और स्विच गियर में बेसिकली हमारा क्या आता है, सर्किट ब्रेकर हो गया, सीबी हो गया, पीटी हो गया, रिले हो गया, सीटी हो गया, ये सब सारा जितना भी इक्विपमेंट है हमारा, ये सब स्विच गियर के अंदर आता है, ठीक है। तो इन सारे एलिमेंट का, यानी जितना भी हमारे यहाँ पे डिवाइस है, इसका हर एक डिवाइस का एक रेटिंग होगा, यानी ये इतना एम्पियर पे काम करेगा, या फिर इतना वोल्टेज पे काम करेगा, या फिर इतना एम्पियर जब इसमें फ्लो होगा तो ये ट्रिप कर जाएगा, या फिर सर्किट को ओपन कर देगा, या फिर ये फिर से रिक्लोज करेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जितना भी सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया, सिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, एसिमेट्रिकल फॉल्ट हो गया, या फिर ओवर करंट, ओवरलोडिंग, लीकेज करंट, जो भी आ रहा है उसको क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लाइन डायग्राम, ठीक है। अब लाइन डायग्राम क्या है ये समझते हैं। यानी स्विच गियर को बनाने के लिए हम लोग को एक रेटिंग चाहिए होगा, ठीक है, और ये रेटिंग का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉल्ट को पढ़ना होगा, ठीक है, यानी कैलकुलेट करना होगा। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं लाइन डायग्राम, ठीक है। अब लाइन डायग्राम क्या है इसको देखिए। हर एक पावर सिस्टम में हमारा डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट होता है, जैसे हमारा अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, उसके बाद फिर हमारा सर्किट ब्रेकर हो गया, उसके बाद आइसोलेटर हो गया, और भी बहुत कुछ है इसके अंदर, ठीक है। तो
इन सारी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग एक सिंबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, ये हमारा एक लाइन डायग्राम है, ठीक है, जहाँ पे ये जो सिंबल है ये हमारा एक अल्टरनेटर है और यहाँ पे हम लोग बेसिस जनरेट करें 11 kV, ठीक है। अब 11 kV को हम लोग क्या करेंगे, स्टेप अप करेंगे और ये जो सिंबल है यहाँ पे ये हमारा एक ट्रांसफार्मर का सिंबल है, ठीक है, यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करके हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को स्टेप अप कर दिए। उसके बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद फिर से जहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे वहाँ पे ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे और इस वोल्टेज को क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, रिसीविंग स्टेशन से हम लोग फिर से एक ट्रांसफार्मर लगा करके भेजेंगे सब स्टेशन के पास। सब स्टेशन के बाद फिर हमारे यहाँ से प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर से हम लोग एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जो कि 11 kV को 400 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और फाइनली हमारा जो है कंज्यूमर तक बिजली पहुंच जाएगा। तो पूरा सिस्टम को हम लोग कुछ इस तरह से लाइन डायग्राम से दिखाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि लाइन डायग्राम हम लोग बेसिकली फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए पढ़ा जाता है, यानी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ेंगे। अब जैसे हमारा मान लीजिए पूरा का पूरा एक सब स्टेशन है, ठीक है, यानी एक हमारा जनरेटिंग स्टेशन है। तो जनरेटिंग स्टेशन में हम लोग बेसिकली एक अल्टरनेटर होगा हमारा, ठीक है, अल्टरनेटर यूज करेंगे, ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, उसके बाद हमारा और भी जितना भी इक्विपमेंट है। तो इसका अपना अपना क्या होता है, एक रेटिंग होगा, यानी जो अल्टरनेटर है इसका कुछ अपना रेटिंग होगा, ठीक है। मान लीजिए 10 MVA का हमारे यहाँ पे अल्टरनेटर है तो इसका कुछ रिएक्टेंस भी होगा। तो परसेंटेज रिएक्टेंस जो होता है हमेशा हम लोग परसेंटेज में लेकर के चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके जब फॉल्ट को, तो ठीक है। इसका ओम में भी होता है, लेकिन ओम में मैं आपको बाद में बताऊंगा ओम में यहाँ पे परसेंट में क्यों देते हैं, ओम में क्यों नहीं देते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर का भी उसी तरह से कुछ ना कुछ रेटिंग होगा। इसको मान लीजिए 10 MVA का हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर है और इसका भी अपना एक कुछ परसेंटेज रिएक्टेंस होगा, ठीक है। तो जब हम लोग फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, जब फॉल्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक एक इंडिविजुअल इक्विपमेंट जो यूज कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन में उसका परसेंटेज रिएक्टेंस ना लेकर के हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है पूरा सिस्टम का एक बेस केवीए मान लेते हैं, ठीक है। और ये सिस्टम है तो इसके अंदर हमारा क्या है, अल्टरनेटर हो गया पहला, फिर हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर हो गया और भी जैसे इक्विपमेंट होता है वहाँ पे। अब अल्टरनेटर है पैरेलल में तो हमारे यहाँ पे 3-4 अल्टरनेटर होता है, ट्रांसफार्मर भी हमारा 3-4 होगा। तो इस तरह से क्या करते हैं, हमारा एक बहुत ही बड़ा सिस्टम बन जाता है। तो इस सिस्टम का हम लोग मानते हैं एक बेस केवीए, ठीक है। अब देखिए बेस केवीए क्या है, ये बेस केवीए हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे जितना भी इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एक केवीए यानी बेस केवीए रेटिंग मान लेते हैं। नहीं, जो पूरा होल सिस्टम का जो केवीए है या फिर एमवीए जो भी है इसका एक हम लोग रेटिंग मान लेते हैं। मतलब मान लीजिए इस सिस्टम के अंदर हमारा जो भी रेटिंग लगा हुआ नहीं, जो भी मशीन लगा हुआ उसका रेटिंग 10 kVA का है, ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं 10 kVA का है। तो यहाँ पे जो बेस kVA मानते हैं तो इससे थोड़ा सा अधिक या फिर थोड़ा सा अधिक ही रहेगा, इसे डाउन नहीं लेके चलेंगे, लेकिन हमारा जो बेस kVA होता है उसको मान करके चलते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए बेस kVA यहाँ पे हमारा 15 kVA मान के चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बेस kVA मान लेते हैं फॉल्ट को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और इसी के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लाइन डायग्राम। और अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल बनाया होगा पावर सिस्टम पे जो फॉल्ट पढ़ा होगा तो वहाँ पे हम लोग कुछ इसी तरह से हम लोग यहाँ पे बेस के भी मान करके हम लोग एक एक ट्रांसफार्मर, जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर एक क्रॉस निकालते थे, उसके बाद फिर अल्टरनेटर का निकालते हैं, उसके बाद फिर यानी इम्पिडेंस सारे चीज़ का निकाल करके फिर हम लोग फॉल्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ तक आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से फॉल्ट को कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे फॉल्ट को हम लोग कैलकुलेट कर लिए, यानी जब हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आएगा तो नॉर्मल कंडीशन में मान लीजिए 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था हमारे सिस्टम से, मान लीजिए एक फेज से हमारा 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। जैसे ही फॉल्ट आया तो फॉल्ट को हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, तो फॉल्ट के सिचुएशन मान लीजिए हमारा करंट का वैल्यू 15 एम्पियर आ गया, यानी 10 एम्पियर से 15 एम्पियर इंक्रीज हो गया। तो इस सिचुएशन में हम लोग को पता चल गया, यानी एक वैल्यू पता चल गया कि हमारे सिस्टम में जब भी ये फॉल्ट आएगा तो हमारा करंट का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इसी बेसिस से हम लोग क्या करते हैं, सर्किट डिज़ाइन करेंगे, यानी सर्किट ब्रेकर डिज़ाइन करेंगे, रिले डिज़ाइन करेंगे, सीटी डिज़ाइन करेंगे, पीटी डिज़ाइन करेंगे, जो भी अदर जो भी इक्विपमेंट है हमारा, स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, जो भी है वो सब डिज़ाइन करते हैं, यानी बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का कैलकुलेशन यानी फॉल्ट का कैलकुलेशन पढ़ना काफ़ी ज़रूरी था। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है स्विच गियर, ठीक है, यानी सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, सीटी हो गया, पीटी हो गया, जितना भी डिवाइस यूज करेंगे प्रोटेक्शन के लिए वो स्टार्ट होता है इसी के बाद।
तो यहाँ पे स्विच गियर पढ़ने से पहले अभी मैं थोड़ा आपको एक नया चीज़ बताता हूँ, रिएक्टर। ठीक है, रिएक्टर होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं करंट लिमिटिंग रिएक्टर। और आपने नाम सुना होगा रिएक्टर क्या होता है, लेकिन अगर आपने समझा है तो ठीक है, नहीं तो फिर समझ लीजिए क्या होता है। रिएक्टर हमारा कुछ नहीं है, एक इंडक्टर होता है, ठीक है, जो कि एक कोर के ऊपर यहाँ पे कॉइल लपेटा हुआ रहता है। ठीक है, एक तरह से ये इंडक्टर की तरह ही काम करता है और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। रिएक्टर से क्वेश्चन पूछेगा कि रिएक्टर कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, फीडर के साथ, बस बार के साथ, या फिर हमारा जो अल्टरनेटर है उसके साथ। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं किस तरह से काम करता है ये और इसका फंक्शन क्या होता है। देखिए, करंट लिमिटिंग रिएक्टर का जो है दूसरा नाम है यहाँ पे सीरीज रिएक्टर। ठीक है, अब सीरीज रिएक्टर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये सिस्टम में जब भी कनेक्ट होगा तो ये हमेशा सीरीज में ही कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस बेसिस पे इसका नाम पड़ा है सीरीज रिएक्टर। और अभी मैंने बताया कि रिएक्टर हमारा कुछ नहीं है, एक हमारा इंडक्टर है। ठीक है, यानी एक कोर के ऊपर वायर जो होता है लपेटा हुआ रहता है, और ये जो वायर है यहाँ पे, ये वायर का जो रेजिस्टेंस होगा ये कम होता है इसके रिएक्टेंस से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, देखिए जब हमारे सिस्टम के अंदर जब शॉर्ट सर्किट आता है, ठीक है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो अभी मैंने बताया कि जब सिस्टम में शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा करंट का जो वैल्यू होता है, आई हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो रिएक्टर बेसिकली काम क्या करता है, ये जो एक्स्ट्रा करंट फ्लो होता है सिस्टम के अंदर, इसको अब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी अगर हमारे यहाँ पे रिएक्टर लगा हुआ है, मान लीजिए ये यहाँ से आई एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और अभी आई का वैल्यू 10 एम्पेयर है, यानी नॉर्मल सिचुएशन में 10 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से। तो अगर जैसे ही इस सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पे करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी करंट का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 15 एम्पेयर लेके चल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो 5 एम्पेयर यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, ये क्या करेगा, रिएक्टर अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है ये लोड तक आने नहीं देगा, जिससे कि हमारा सिस्टम क्या होगा, बचा का बचा रह जाएगा, यानी यहाँ पे कोई भी हमारा एप्लियंस को नुकसान नहीं होगा। तो रिएक्टर बेसिकली हमारा एक तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस है, लेकिन इसका यूज करते हैं हम लोग सिर्फ लो वोल्टेज रेटिंग के लिए, यानी हाई वोल्टेज में यूज नहीं करेंगे, वैसे जगह नहीं यूज करेंगे जहाँ पे हैवी करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया इंडक्टर का है। ठीक है, एक तरह का इंडक्टर है, तो इंडक्टर जो है बेसिकली यहाँ पे अगर करंट का वैल्यू इंक्रीज होगा, यानी करंट का वैल्यू मान लीजिए 100 एम्पियर, ठीक है, तो 100 एम्पियर पे इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज करेंगे, अगर यूज भी करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक तरह से कॉइल है, तो इसमें हमारा जो एनर्जी डिसिपेट होगा, यानी जो करंट डिसिपेट होगा बहुत ही कम अमाउंट ऑफ डिसिपेट होगा। कहने का मतलब अगर 100 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर, तो अपने अंदर ये अब्जॉर्ब करेगा 5 एम्पियर, नहीं तो 10 एम्पियर, उससे ज्यादा तो अब्जॉर्ब नहीं कर सकता करंट। तो इसीलिए हम लोग इसको हैवी करंट या फिर हैवी वोल्टेज पे यूज नहीं करते हैं, इसका हमेशा लो वोल्टेज और लो करंट के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जितना भी हमारा सिस्टम है जहाँ पे लो वोल्टेज होता है, जैसे 11 kV हो गया है, फिर इससे भी नीचे का जो वोल्टेज है वहाँ पे हम लोग रिएक्टर यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर ना यूज करके। ठीक है, इससे जिससे कि हमारा जो इनिशियल कॉस्ट है सिस्टम का वो कम हो जाता है। अगर रिएक्टर ना यूज करके लो वोल्टेज या फिर लो करंट रेटिंग के सिस्टम में अगर हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर हमारा बहुत ही महंगा है, लेकिन रिएक्टर हमारा सस्ता है, क्योंकि ये कुछ नहीं, हमारा एक तरह का कॉइल है और ये इंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए जो रिएक्टर है हमारा, इसका कुछ एडवांटेज होगा, जो एडवांटेज अभी मैंने बताया, और इसका कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये हमारा बहुत ही सस्ता है, यानी लो कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद है हमारा, इसको यूज करने से हमारा सिस्टम का जो लॉसेस होता है वो उस पर अफेक्ट नहीं होता है। कैसे अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये जो वायर होता है, ये वायर का रेजिस्टेंस हमारा कम होता है एज कम्पेयर टू इसके रिएक्टेंस से, यानी रिएक्टेंस हमारा ज्यादा होगा लेकिन इस वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे कि हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी आई स्क्वायर लॉसेस हमारा नहीं होता है इसके कारण। ठीक है, इसको यूज करने के कारण, तो ये भी हमारा एक तरह से एडवांटेज है। और देखिए अब इसका यहाँ पे डिसएडवांटेज देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि इसका रिएक्टेंस इंक्रीज है, यानी रिएक्टेंस का वैल्यू हाई है। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम का रिएक्टेंस होगा, यानी ओवरऑल सिस्टम कहने का मतलब ये अल्टरनेटर है, ट्रांसफार्मर, यानी सारा जो भी कनेक्टेड है, इन पूरे सिस्टम का रिएक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंस इंक्रीज होगा, यानी जो सिस्टम हमारा KVAR यानी रिएक्टिव पावर जो ले रहा है ये काफ़ी ज़्यादा लेगा, तो इसके कारण जो हमारा पावर फैक्टर होगा यानी cos phi, ये हमारा क्या होता है, लैगिंग में हो जाता है, यानी लैग हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जब हम लोग करंट लिमिटिंग रिएक्टर किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं। तो
ठीक है, लेकिन ये हमेशा लो रेटिंग करंट या फिर वोल्टेज पे यूज़ करेंगे। अब देखिए जो हमारा रिएक्टर होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। सबसे पहला है ओपन टाइप, ठीक है, ओपन टाइप रिएक्टर, और दूसरा है हमारा ऑयल इमर्ज टाइप रिएक्टर। ठीक है, ओपन टाइप रिएक्टर जो है हम लोग 33 केवी तक के लिए यूज़ करते हैं, और ऑयल इमर्ज जिस तरह से नाम है, यानी हमारा जो रिएक्टर होगा एक तेल के टैंक में, यानी जिस तरह से ट्रांसफार्मर का टैंक होता है, ऑयल टैंक होता है, वैसे ही इसका भी एक ऑयल टैंक होता है, इसके अंदर हमारा रिएक्टर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एबव 33 केवी के लिए, यानी 33 केवी से एबव वोल्टेज के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑयल इमर्ज रिएक्टर। अब देखिए रिएक्टर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, यानी लोकेशन ऑफ रिएक्टर देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अल्टरनेटर के साथ, यानी जनरेटर के साथ। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा 3 जनरेटर है, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। तीनों हमारा जो है पैरेलली कनेक्टेड है, और इसके साथ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रिएक्टर। ठीक है, और जब आप लाइन डायग्राम पढ़िएगा तो लाइन डायग्राम में अगर कुछ इस तरह से लगा रहेगा तो आप समझ जाइए ये रिएक्टर है हमारा। ठीक है, तो ये हमेशा सीरीज में आओ, इस तरह से यहाँ पे दिखाया हुआ है, सीरीज में हमारा रिएक्टर लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है हमारा ये है, ये हमारा बस बार हो गया जनरेटर का, और ये तीनों जो आया यहाँ पे ये हमारा फीडर हो गया। ठीक है, फीडर हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा 11 केवी नहीं तो फिर हमारा 33 केवी का जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग फीडर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्टर क्या काम करेगा। मान लीजिए हमारे सिस्टम में कोई भी फॉल्ट आया नहीं, यहाँ पे जो अल्टरनेटर है इसके अंदर कुछ भी फॉल्ट आया, ठीक है, तो फॉल्ट आया नहीं, करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ। करंट का वैल्यू अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, 5-10 एम्पियर फिर 20 एम्पियर इंक्रीज हुआ, तो ये रिएक्टर क्या करता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी यहाँ पे जो हमारा करंट का वैल्यू आ रहा है, यानी जो फीडर तक वैल्यू आ रहा है, ये क्या है हमारा पहले जितना ही है, यानी पहले 10 एम्पियर था तो अभी 10 एम्पियर, यानी फालतू जो करंट होगा ये क्या करे, रिएक्टर हमारा एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिएक्टर यूज़ करते हैं, और ये हमारा सबसे सस्ता मेथड है इस तरह के फॉल्ट को इम्प्रूव करेक्ट करने के लिए या फिर क्लियर करने के लिए। उसके बाद देखिए इसी तरह हम लोग रिएक्टर यूज़ करते हैं फीडर में। ये मान लीजिए हमारा 3 जनरेटर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब फीडर आएगा तो इस फीडर में भी हम लोग रिएक्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसका हम लोग बस बार में भी यूज़ करते हैं। देखिए बस बार में कैसा रहता है, ये हमारा जनरेटर है, ठीक है, 3 जनरेटर है, और ये आपस में पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये बस बार है हमारा, तो ये बस बार के बीच में हमारे यहाँ पे रिएक्टर लगा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग रिएक्टर यूज़ करते हैं ताकि हमारा ओवर करंट जो भी होगा सिस्टम में वो मिनिमाइज हो जाए, यानी ये ऑब्जॉर्ब कर ले। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे रिएक्टर यूज़ करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्विच गियर पे। ठीक है, तो स्विच गियर के अंदर सबसे पहला जो आता है हमारा ये है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर कैसे काम करता है इसको समझते हैं। यहाँ पे देख लीजिए पहले, ये जो है हमारा रियल लाइफ का रिएक्टर है। ठीक है, यानी रियल लाइफ में हमारा रिएक्टर कुछ इसी तरह से होता है, ये जो यहाँ पे दिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर कॉइल लपेटा हुआ रहता है, और ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ पे सर्किट ब्रेकर पढ़ने से पहले थोड़ा सा फ्यूज़ देख लेते हैं। देखिए फ्यूज़ हमारा एक तरह का प्रोटेक्टिव डिवाइस है, ठीक है, जो कि सर्किट ब्रेकर से बहुत ही सस्ते दामों में अवेलेबल है, यानी इसका इनिशियल कॉस्ट जो है बहुत ही कम होता है। ठीक है, और इस फ्यूज़ में क्या होता है, हमारा एक पतला सा वायर होता है जो मेन लाइन को कनेक्ट करता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये जो वायर यूज़ करते हैं, यहाँ पे थिन वायर यूज़ करते हैं, ये जो बना होता है ये बना होता है लीड प्लस टीन के मिक्सचर का। ठीक है, लेकिन ये जो मिक्सचर होता है ये सिर्फ 5 से 6 या फिर 10 एम्पियर के अंदर तक के ही करंट कैरिंग जो जहाँ पे होगा वहीं तक यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए करंट का वैल्यू 10 एम्पियर से ऊपर उठा, यानी ऊपर आ गया, तो यहाँ पे हम लोग ये मिक्सचर यूज़ नहीं करते हैं, यानी लीड और टीन का मिक्सचर वाला वायर यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, और जैसे मान लीजिए हमारा लो वोल्टेज ऑपरेटर जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल में ये सब जो भी हम लोग फ्यूज यूज़ करते हैं उसमें जो वायर होता है वो हमारा सिल्वर का होता है। ठीक है, क्योंकि सिल्वर का कंडक्टिविटी बहुत ही हाई है, जिसके कारण हमारा वहाँ पे रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्यूज़ का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग सिर्फ इसको एक बार यूज़ कर सकते हैं, यानी एक बार जब हमारे यहाँ पे वायर ब्लो हो गया हैवी करंट के कारण, तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, रिपेयर करना पड़ेगा, और रिपेयर करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को टाइम लगेगा।
तो ये सब कुछ इसका डिसएडवांटेज है फ्यूज़ का। इस बेसिस से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। लेकिन फ्यूज़ अभी भी यूज़ होता है क्योंकि इसका सबसे एडवांटेज ये कि इसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ही कम है। अब देखिए फ्यूज़ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये थोड़ा देख लीजिए। फ्यूज़ से एक क्वेश्चन आता है, फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है। तो फ्यूजिंग फैक्टर हमारा कुछ नहीं है, इसका दूसरा नाम है फ्यूज़ लॉ। ये होता है हमारा I इक्वल टू के डी 3/2, ठीक है। ये हमारा फ्यूज़ लॉ है। अभी फ्यूजिंग फैक्टर है किसी भी वायर का जो हम लोग निकालेंगे, ये इस तरह से निकलता है। और यहाँ पे जो k है हमारा, ये कांस्टेंट है, ठीक है। और ये k का जो कांस्टेंट है ये वायर पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा वायर यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा फ्यूज़। अब देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज़ है। जैसे हमारा हो गया किटकैट फ्यूज़, अभी ये फिगर में दिख रहा है आपको, ये हमारा किटकैट फ्यूज़ है। उसके बाद हमारा कार्ट्रिज फ्यूज़ होता है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ है, इस तरह का आप फ्यूज़ देखे होंगे। और उसके बाद फिर हमारा ये किटकैट फ्यूज़ था। उसके बाद फिर ये देखिए ये हमारा HRC फ्यूज़ है। HRC फ्यूज़ हम लोग बेसिकली दोनों के लिए यूज़ करते हैं, लो वोल्टेज के लिए भी और हाई वोल्टेज के लिए भी। तो इस तरह का फ्यूज़ है। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर को बेसिकली यहाँ पे पहले फिगर देख लीजिए। सर्किट ब्रेकर हमारा कुछ इस तरह से होता है। और ये सर्किट ब्रेकर जो है ये MCB है, जो हम लोग के घरों में होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ये बहुत ही स्मॉल रेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गूगल के पास अवेलेबल नहीं था ओरिजिनल सर्किट ब्रेकर का डायग्राम, तो आपको समझाने के लिए मैंने ये दिखाया है। चलिए अब सर्किट ब्रेकर देखते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग ने पढ़ा था फ्यूज, ठीक है। तो फ्यूज़ का कुछ डिसएडवांटेज था। डिसएडवांटेज ये था कि ये सिर्फ हम लोग एक बार यूज़ करते थे, और जैसे ही हमारा फ्यूज़ ब्लो होता था तो इसको फिर से रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोग को टाइम देना पड़ता था। तो ये एक तरह से टाइम टेकन डिवाइस था। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर में बेसिकली हमारा दो कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा ए कॉन्टेक्ट है और ये जो है हमारा बी कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में आपस में जुड़ा हुआ रहता है, यानी अटैच रहता है, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा आई करंट फ्लो हो रहा है, इधर आउटपुट में हम लोग को आई करंट मिल रहा है। लेकिन जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आता है तो ये क्या होता है, मान लीजिए हमारे सिस्टम में फॉल्ट आया, यानी करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया, तो ये कॉन्टेक्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। अब ये ओपन कैसे होता है ये समझते हैं। इस कॉन्टेक्ट को ओपन करने के लिए हम लोग एक सेंसिंग डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग रिले, ठीक है। और रिले बेसिकली हमारा सेंस करता है सिस्टम के अंदर जो भी करंट इंक्रीज हुआ या फिर वोल्टेज इंक्रीज हुआ उसको, और ये सेंस करके सिग्नल देता है सर्किट ब्रेकर को कि ये कॉन्टेक्ट अपना ओपन कर ले, ठीक है। रिले का कोई काम नहीं होता, बस ये हमारा एक मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसके अंदर जो है हमारा कुछ यहाँ पे कॉइल लपेटा हुआ रहता है। उसके बाद जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर करंट का वैल्यू इंक्रीज होता है तो ये क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। मैग्नेटाइज होने के कारण क्या होता है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ से खुल जाता है, जिस कारण हमारे यहाँ पे ये सर्किट ब्रेकर पीछे आ जाता है, इसका ये ओपन हो जाता है, कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाता है। अब देखिए जैसे ही हमारा कॉन्टेक्ट ओपन होता है तो इसके बीच में एक चिंगारी निकलता है, ठीक है। चिंगारी क्यों निकलेगा, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हाई वोल्टेज होने के कारण क्या होता है, जैसे ही कॉन्टेक्ट ओपन होता है तो इसके बीच में क्या एयर आया, यहाँ पे फिर से देखिए इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे मैं एरिया थोड़ा बढ़ा दूँ ताकि आपको समझ में आए। इसके बीच में हमारा क्या होता है, चिंगारी निकलता है, ठीक है। चिंगारी निकला क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हाई वोल्टेज है, यानी वोल्टेज का वैल्यू बहुत ही हाई है। तो इसके आसपास में जो एयर है ये आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड होने के कारण क्या होता है, चिंगारी निकलता है। तो यहाँ पे जब तक यहाँ पे चिंगारी लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब हमारा ये सर्किट ब्रेकर जो है ट्रिप नहीं हुआ है, यानी ये सर्किट हमारा ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ से इस चिंगारी की मदद से एयर मौजूद है, तो इसके अक्रॉस से हमारा वोल्टेज फ्लो हो ही रहा है, यानी एक तरह से यहाँ पे आउटपुट में हम लोग को करंट मिल ही रहा है। तो इस चिंगारी को बुझाना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अगर ये चिंगारी नहीं बुझेगा तो एक तरह से हमारा क्या है, सर्किट ओपन नहीं होगा। सर्किट ओपन नहीं होगा तो इधर जो भी हमारा इक्विपमेंट लगा होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट करंट, यानी हैवी करंट फ्लो होने के कारण वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस चिंगारी को बुझाने के लिए हम लोग डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो ये देखिए क्या कौन कौन सा मेथड है, और इस चिंगारी को बुझाने के लिए जो जो मेथड यूज़ करते हैं उसी बेसिस पे हमारा सर्किट ब्रेकर का डिफरेंट नाम रखा गया है। जैसे कि हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर है, ठीक है, यानी इस चिंगारी को बुझाने के लिए हम लोग यहाँ पे ऑयल यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद एयर सर्किट ब्रेकर, यानी इस चिंगारी को बुझाने के लिए हम लोग एयर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा एयर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी
इस चिंगारी को बुझाने के लिए यहाँ पे एक्सटर्नली एयर डाल रहे हैं, जैसे फैन लगा करके या फिर कोई और भी जो प्रोसेस होगा उसके जरिए, जिससे हमारा यहाँ पे पड़ा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसके बाद फिर गैस यूज करके, यानी SF6 गैस आता है हमारा उस बेसिस पे, तो उस बेसिस पे हमारा ये SF6 सर्किट ब्रेकर हो गया। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट डिफरेंट सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। अब देखिए जो मेथड है इस चिंगारी को बुझाने का, ये देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला मेथड जो है आर्क को बुझाने का, ये है हमारा हाई रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है, जब ये कॉन्टेक्ट ओपन हुआ तो अभी मैंने बताया यहाँ पे चिंगारी लगता है, ठीक है। तो इस चिंगारी को बुझाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला मेथड है क्या, कि यहाँ पे जो एयर मौजूद है, यानी जो एयर पार्टिकल है, इसकी संख्या कम करना, ठीक है। यानी अगर हमारा एयर पार्टिकल्स कम हो जाएगा, यानी यहाँ पे आयनाइज्ड होने वाला कुछ नहीं बचेगा, यानी एक तरह से वैक्यूम हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, इसमें कोई भी ट्रैवलिंग पाथ नहीं होगा करंट के लिए, तो एक तरह से ये पूरा का पूरा यहाँ पे रेजिस्टेंस हो जाएगा और यहाँ पे हमारा चिंगारी लगेगा ही नहीं, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हो गया, ये चिंगारी का जो लेंथ है, यानी इस लेंथ को बढ़ा करके, लेंथ को बढ़ा देंगे तो आपको पता है R इक्वल टू होता है रो L बाय एरिया, यानी एरिया बढ़ा देंगे, सॉरी ये लेंथ बढ़ा देंगे तो हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो करंट का वैल्यू होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड हो गया। और भी मेथड है हमारा, जैसे आर्क स्प्लिट करके, यानी आर्क को तोड़ करके, तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं आर्क को बुझाने के लिए, ठीक है। और ये जो हाई रेजिस्टेंस मेथड है, ये हम लोग डीसी के लिए यूज करते हैं, यानी डीसी सर्किट ब्रेकर के लिए यूज करेंगे, यानी वैसा सिस्टम, यानी डीसी सिस्टम में जो भी सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे वहां पे हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेथड यूज करते हैं। और ये बेसिकली लो और मीडियम पावर रेटिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यानी लो और मीडियम जो भी वोल्टेज होगा उसी पे हम लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं, हाई वोल्टेज के लिए यूज नहीं करेंगे, और ना ही इसको एसी में यूज करते हैं। अब देखिए दूसरा जो मेथड है हमारा, ये है लो रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। यानी आर्क को बुझाने के लिए हम लोग लो रेजिस्टेंस मेथड यूज करेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट के बीच में जो चिंगारी है, इसके बीच में लोग लो रेजिस्टेंस जनरेट करेंगे। अब कैसे जनरेट करेंगे इसको देखते हैं। अब देखिए ये जो मेथड है हमारा लो रेजिस्टेंस मेथड, ये हम लोग सब एसी में यूज करते हैं, ठीक है, डीसी में यूज नहीं करेंगे। यानी एसी में कहने का मतलब अल्टरनेटिंग, यानी हर एक इंस्टेंट पे हमारा करंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, नहीं एक वैल्यू पे हमारा करंट का वैल्यू, आई मीन करंट हमारा जीरो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही यहाँ पे चिंगारी लगा, यानी सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के बीच में हमें यहाँ पे चिंगारी जनरेट हुआ, तो यहाँ पे एक टाइम पे क्या हो रहा है, हमारा करंट का वैल्यू जीरो हो रहा है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे करंट का वैल्यू जीरो होता है, तो यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे, यानी यहाँ पे जो हमारा एक तरह से जो रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब यहाँ पे जो एयर पार्टिकल मौजूद है, एयर जो यूज है हमारा यहाँ पे, इसका डाइलेक्ट्रिक बढ़ा देते हैं। डाइलेक्ट्रिक बढ़ जाएगा, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक करंट का वैल्यू यहाँ पे जीरो आया हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या करेगा, ये फिर से ये चिंगारी को जनरेट नहीं होने देगा। और ये ऐसा हो जाता है, पहले साइकिल में अगर नहीं हो पाया तो दूसरे साइकिल में, यानी यहाँ पे करंट जीरो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं हो पाया तो फिर अगले साइकिल में होना ही होना है, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग जो एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है इसको बढ़ा देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक हमारा बढ़ जाएगा, और डाइलेक्ट्रिक बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, करंट अपने आप जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी वहाँ पे फिर वो रिस्ट्राइक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग बुझाते हैं आर्क को। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है हमारा आर्क एक्सटिंक्शन का, इसको समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारा एक सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। दोनों के बीच में कांटेक्ट है, और ये नॉर्मल कंडीशन में क्या कर रहा है, दोनों अटैच है, यानी चिपका हुआ है, ठीक है, काम कर रहा है। इधर से हमारा अगर 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है तो इधर भी हम लोग को 10 एम्पेयर का करंट फ्लो हो रहा है। यानी कहने का मतलब हम लोग को कुछ इस तरह से मिल रहा है, हम लोग को आउटपुट में भी और इनपुट में भी यही दे रहे हैं, आउटपुट में भी हम लोग को यही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम में फॉल्ट आया, ठीक है, जैसे सिस्टम में फॉल्ट आया, इसका मतलब हमारा करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया। करंट का वैल्यू इंक्रीज हो गया कहने का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो हमारा पहले का मैग्नीट्यूड देखिए 10 एम्पियर था, यहाँ पे ये मान लीजिए मैक्सिमम जो है हमारा 10 एम्पियर है। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो गया, मान लीजिए हमारा 20 एम्पियर हो गया। तो इस ग्राफ में भी यही दिखाया गया है। यहाँ पे जो डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रहा है आपको, ये हमारा क्या है, पहले नॉर्मल सिचुएशन में जो करंट फ्लो हो रहा था ये था, ठीक है।
यानी ये जो डॉटेड डॉटेड दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है करंट का मैग्नीट्यूड जो है हमारे यहाँ पे कम है। लेकिन अब जैसे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया तो हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बढ़ गया करंट का, यानी ये जो डार्क लाइन है ये देखिए जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसका करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। ठीक है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया और फेज शिफ्ट भी हो गया, फेज शिफ्ट भी हो जाएगा। फेज शिफ्ट कैसे होगा, क्योंकि एक तरह का हमारा फॉल्ट है, तो फॉल्ट होगा तो हमारा क्या करेगा, लीड नहीं तो लैग करेगा। ठीक है, तो जिसके कारण जो है हमारा पे ये पहले कुछ यहाँ पे वैल्यू था तो यहाँ पे ये आगे आ गया। ठीक है, तो यानी लैग कर गया। तो इस सिचुएशन में देखिए हमारा करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यानी करंट का वैल्यू बढ़ गया। तो यहाँ पे जो सर्किट ब्रेकर का कांटेक्ट था ये हमारा क्या हो गया, ओपन हो जाएगा, यानी ये हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये हमारा जैसी फॉल्ट आया सिस्टम के अंदर तो हमारा क्या हो गया, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया। ठीक है, ओपन होने का मतलब ये दोनों जो कांटेक्ट था ये आपस में सेपरेट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो जैसे ही ये सेपरेट होता है तो मैंने बताया था कि इनके बीच में क्या होता है, एक चिंगारी निकलता है। ठीक है, तो इस चिंगारी के निकलने से क्या होता है कि हमारा करंट, कहने का मतलब यहाँ पे मान लीजिए 10 एम्पीयर का करंट था, तो इस चिंगारी के चलते जो है ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, तो इस चिंगारी के कारण जो है यहाँ पे बी पॉइंट में हम लोग को कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू मिलता ही मिलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी ये जब तक चिंगारी अंदर रहेगा तब तक, कहने का मतलब ये सर्किट ब्रेकर हमारा ब्रेक नहीं हुआ, यानी सिस्टम जो है हमारा ओपन नहीं हुआ, यानी करंट फ्लो हो ही रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो लोड लगा हुआ है क्या होगा, हमारा जल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा करंट आ ही रहा है, हाई वोल्टेज करंट आ ही रहा है, तो ये सिस्टम हमारा खराब हो जाएगा, यानी जो भी हम लोग लोड लगा रखे हैं वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आर्क बुझाना बहुत ही जरूरी होता है, तो यही इस ग्राफ के अंदर हम लोग को समझना है। देखिए अभी इनपुट जो था मान लीजिए हमारा ये था, यानी मैक्सिमम करंट का वैल्यू जो था ये था 10 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया तो इस ग्राफ का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए ये 20 एम्पियर का करंट जो है शॉर्ट सर्किट के कारण या फिर किसी फॉल्ट के कारण हमारे सिस्टम में आ गया। तो यहाँ पे ग्राफ देखिए, ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डॉटेड है यहाँ पे, ये था हमारा नॉर्मल कंडीशन का करंट, यानी जब हमारा सिस्टम में 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था। अब जैसे ही हमारे सिस्टम के अंदर फॉल्ट आया तो हमारा देखिए ये जो डार्क लाइन है यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इस करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, यानी हमारा करंट का वैल्यू 10 एम्पियर हो गया, जो मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, और इसमें फेज शिफ्ट भी हो जाएगा। फेज शिफ्ट क्यों होगा, क्योंकि एक तरह का फॉल्ट है तो फॉल्ट में हमारा फेज शिफ्ट होगा ही होगा। तो ये पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था इस पॉइंट से, लेकिन फेज शिफ्ट होने के कारण फिर ये यहाँ से स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा था तो इसके अंदर कुछ ना कुछ फेज शिफ्ट आ गया, 0 प्लस कुछ एंगल का फेज शिफ्टिंग आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी ये हमारा जो है फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है इतना हाइट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो यहाँ पे नीचे वाला लाइन दिख रहा है इसको समझते हैं ये क्या है। देखिए यहाँ पे जो करंट है ये हमारा 10 एम्पियर है। ठीक है, लेकिन ये जो चिंगारी है, ये जो 10 एम्पियर का करंट है ए पॉइंट से बी पॉइंट, सिर्फ इस चिंगारी की मदद से आ रहा है, यानी ये एक चिंगारी ही ऐसा एक जरिया है जो इस 10 एम्पियर के करंट को इधर लेकर के आ रहा है। हाँ, तो इस चिंगारी में जो है करंट का वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगा एज कम्पेयर टू, यानी ये 10 एम्पियर है तो इस चिंगारी में जो करंट फ्लो होगा 10 एम्पियर से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस यानी एयर ही है ना, एयर आयोनाइज्ड एयर हो रखा है यहाँ पे, तो एक तरह से यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा जो कि इस करंट के, यानी 10 एम्पियर के वैल्यू के करंट को डिक्रीज कर देगा। सॉरी यहाँ पे 20 एम्पियर लेके चल रहा हूँ ना मैं, तो ये 20 एम्पियर रहेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है, तो 20 एम्पियर के कुछ ना कुछ वैल्यू को कम कर देगा, यानी मान लीजिए ये 20 एम्पियर था तो यहाँ से हमारा सिर्फ 10 एम्पियर का ही करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है, यानी कि ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा चिंगारी के अंदर जो करंट है या फिर वोल्टेज है इसका ग्राफ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये लिखा गया है कि आर्क वोल्टेज। ठीक है, इसको आर्क वोल्टेज कहते हैं, नहीं तो फिर आर्क करंट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वोल्टेज को लेकर के चल रहा है इसलिए यहाँ पे वोल्टेज लिखा हुआ है, अगर करंट को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे आर्क करंट लिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हो कि इसका वैल्यू यहाँ पे ग्राफ का वैल्यू कम क्यों है, यानी इसको डिक्रीज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, वो वोल्टेज यहाँ पे कुछ ना कुछ ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कम कर दिया गया है। अब देखिए, अब एक आ रहा है यहाँ पे टर्म रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज होता है क्या, इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा क्या है,
इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट देने का मतलब कि एक पॉइंट पे हमारा करंट का वैल्यू 0 हो रहा है, करंट का वैल्यू 0 हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा आर्क भी 0 हो रहा है, यानी आर्क हमारा उस सिचुएशन में बुझ जा रहा है। लेकिन हम लोग नेकेड आई से देख नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। जिस तरह से हमारा एक फिलामेंट बल्ब जो है अल्टरनेटिंग करंट में जलता है, बुझता है, जलता है, बुझता है, लेकिन हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं कि जल रहा है, बुझ रहा है। तो उसी सिचुएशन में यहाँ पे भी हो रहा है कि जिस पॉइंट पे हमारा करंट 0 हो रहा है उस सिचुएशन में हमारा आर्क भी 0 हो जा रहा है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमारा करंट 0 हुआ, आर्क 0 हुआ, तो फिर से ये नेगेटिव वैल्यू में आएगा करंट। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमारा फिर से चिंगारी लगता है। ठीक है, यानी फिर से आग लगेगा क्योंकि इसमें फिर से हमारा करंट का वैल्यू आ गया है। तो जिस पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे हमारा फिर से चिंगारी जनरेट होता है, यानी चिंगारी आ जाता है सर्किट ब्रेकर के अंदर, उसको बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। यानी जिस वोल्टेज पे हमारा फिर से चिंगारी आएगा, चिंगारी जनरेट हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। और यहाँ पे देखिए ट्रांजिएंट लिखा हुआ है। ट्रांजिएंट क्यों लिखा हुआ है ये समझते हैं। देखिए, ट्रांजिएंट का मतलब होता है कोई भी वैल्यू, यानी इसका कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 50, 60, 100, 70, 80, कुछ भी। ठीक है, तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज भी हमारा कुछ ऐसा ही होता है, यानी इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि ये 10 एम्पियर पे जनरेट होगा, 20 एम्पियर पे जनरेट होगा, कोई भी वैल्यू पे जनरेट हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारा करंट का वैल्यू 0 हुआ, यानी आर्क हमारा बुझ गया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से जो करंट स्टार्ट होगा सर्किट के अंदर, तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे भी हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हो जाए, या फिर इस पॉइंट पे भी चिंगारी लग जाए, या फिर इस पॉइंट पे भी चिंगारी लग जाए, यानी कोई भी पॉइंट पे हमारा चिंगारी लग सकता है। इसीलिए इस ग्राफ में दिखाया गया है यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग, यानी ऊपर नीचे करके, यानी कोई भी वोल्टेज हमारा हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा फिर से चिंगारी लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक आते आते यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इनपुट करंट था, यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, यानी ये फिर से हमारा जो करंट जो इंक्रीज हुआ था ये वाला वैल्यू फिर से ये डिक्रीज हो गया, यानी सर्किट ब्रेकर को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। तो फिर से यहाँ से क्या कर गया, फिर से नॉर्मल सिचुएशन पे आ गया, पहले जैसे था वैसे ही। तो जहाँ पे हमारा नॉर्मल सिचुएशन आता है, यानी पहले जैसा करंट हो जाता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं रिकवरी वोल्टेज। और रिकवरी वोल्टेज में हमारा जो कांटेक्ट होता है सर्किट ब्रेकर का, ये फिर से आके टच हो जाता है। ठीक है, यानी फिर से ये अपने कांटेक्ट में आ जाएगा और करंट का जो वैल्यू है वो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। 10 एम्पियर था तो 10 एम्पियर इधर देने लगेगा। तो इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर काम करता है और इस तरह से हमारा चिंगारी जो है ये बुझता है अंदर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये देखिए ये शॉर्ट सर्किट करंट लिखा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट करंट के कारण ये ग्राफ इतना बड़ा हो गया। ठीक है, ये नया चीज़ नहीं है कुछ भी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, अब हमारा एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है ट्रिपल RV। ठीक है, यानी रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है ये होता है हमारा, सबसे पहले समझिए होता है क्या है। ये होता है हमारा, इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन अटेनिंग पीक वैल्यू। ठीक है, ये हमारा ट्रिपल RV का डेफिनेशन होता है और इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया कि सर्किट ब्रेकर के बीच में जब हमारा कॉन्टेक्ट ओपन होता है तो इसके बीच में हमारा क्या एयर है। एयर हमारा कुछ नहीं, एक तरह का क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो अगर हमारा रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का वैल्यू कम होगा इस डाइलेक्ट्रिक के वैल्यू से, यानी यहाँ पे एयर है यानी डाइलेक्ट्रिक है तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, 60 वोल्ट, कुछ भी वैल्यू होगा। तो अगर रेट ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या है, अभी मैंने बताया आपको कि जिस वोल्टेज पे हमारा फिर से चिंगारी लग जाए। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज का वैल्यू कम है एज कम्पेयर टू डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू है उससे, ठीक है, यानी डाइलेक्ट्रिक का जो वैल्यू, डाइलेक्ट्रिक वैल्यू हमारा बड़ा है रेट ऑफ राइज ऑफ वोल्टेज से, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे देखिए डाइलेक्ट्रिक बड़ा है, यानी यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक वोल्टेज बड़ा है, यानी इंसुलेटर बड़ा है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा फिर से चिंगारी लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है सिस्टम के अंदर
यानी यहाँ का डायलेक्ट्रिक, यानी यहाँ का अगर डायलेक्ट्रिक हम लोग इंक्रीज कर देंगे रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज से, तो इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा, चिंगारी कभी लगेगा ही नहीं। तो ये एक हमारा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब देखिए, अब आगे आते हैं हम लोग। यहाँ तक जितना भी था ये था हमारा बेसिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिव रिले पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव रिले हो गया, इसके बाद फिर अल्टरनेटर का जो भी हम लोग प्रोटेक्शन करने के लिए मर्ज प्रोटेक्शन हो गया, फिर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये सब जितना भी है मैं MCQ क्वेश्चन के बेस्ड पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जो अभी मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों में। और ये जो था हमारा बेसिक था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। उसके बाद और भी इसके अंदर है, जैसे हमारा अल्टरनेटर का फेलियर हो जाता है, प्राइम मूवर फेलियर हो गया, फिर स्टेटर वाइंडिंग में कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये सब कुछ कुछ फॉल्ट है जो कि वीडियो में बताने से वीडियो फालतू का लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग बोर हो जाइएगा। तो इस सिचुएशन पे मैं यहाँ पे अब इस वीडियो को स्किप करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।